नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में है अंशुमान जी। संडे के 10 बज चुके होंगे आपकी घड़ी में, अर्थात शुरू हो गया है। ये अर्थात कई वजहों से खास है। पहली वजह है कि ये साल 2020 का आखिरी अर्थात होगा अंशुमान जी। जी। और और अंशुमान जी, मतलब इस साल में हम लोगों ने जब कोरोना आया और लॉकडाउन आया, तो उसमें इतनी सारी चीजों पर हमने बातचीत की, इतने सारे इक्वेशन देखे, कई चीजें हम लोग। अब तो ऐसा कई कई बार होता है, कई कई बार हम और आप जब शूट करते हैं, आप तैयारी करते हैं या मैं तैयारी करता हूं, तो हम लोग ऐसे फैक्ट्स उठा के रखते हैं कि जो 2-3 महीने पहले अर्थात हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो भी जाता है। वो मुझे हाँ, ये एक संयोग है कि पिछले पूरे 1 साल के दौरान हमने अर्थव्यवस्था, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, बैंक, मार्केट इनके बहुत सारे आयामों पे चर्चा की और ज़्यादातर हमने ये कोशिश की कि हम लोगों को इस बात के लिए सजग और अलर्ट कर सकें कि ये होने वाला है या ये हो सकता है। जैसे बैंकों में देखिए हमने चर्चा शुरू की थी अप्रैल में लॉकडाउन के तुरंत बाद इस बात पर चर्चा शुरू की थी कि बैंकों में समस्या आएगी और हम्म। बैंकों में क्राइसिस आते यहाँ तक आ गई या इन्फ्लेशन को ले लें या जॉब्स को ले लें। तो अर्थात का जो क्रम है वो इस साल हम जहाँ आकर खड़े खड़े हुए हैं, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया और एक बहुत लंबे लंबे बहुत बहुत सारे बहुआयामी विषयों को समेटते हुए हम यहाँ तक आए हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, पिछला अंक रिविजिट कर लेते हैं जल्दी से। महंगाई पर हमने बातचीत की थी, इन्फ्लेशन पे। मतलब भोपाल का था वो, शायद स्क्रीनशॉट वगैरह था कि पेट्रोल का रेट लिखा हुआ था, पेट्रोल पंप का कोई फोटो बड़ा वायरल हुआ था और उसमें हम्म। 90 से 92 रुपए दिखा रहा था। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों ने कमेंट में लिखा है कि सर दिल्ली में तो 85 या 84 रुपए का ही है, आप हम्म। 90 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए मैं बता दूं कि 90 से ही ऊपर भी जा चुकी है बात ऑलरेडी। हाँ। तो वो था, और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये स्थिति क्यों आई, इस स्थिति से क्या हो सकता है, इन सब बारे में बातचीत की गई है। आगे बढ़ने के पहले अंशुमान जी, अर्थात पर आने के पहले, इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है? इस बार का अंक इंडिया टुडे की एनिवर्सरी का अंक है और आमतौर पर हम 2 एनिवर्सरी के अंक निकालते हैं, एक इंडिया टुडे हिंदी की एनिवर्सरी और एक इंडिया टुडे इंग्लिश की एनिवर्सरी। तो इंडिया टुडे हिंदी की एनिवर्सरी पर हमने व्यंग्य पर बात की थी कि हंसी पर, और इंडिया टुडे इंग्लिश की एनिवर्सरी जो हिंदी की भी एनिवर्सरी उसके साथ होती है, वो अंक केंद्रित है और बहुत महत्वपूर्ण अंक है। वो केंद्रित है भारत के उन तमाम शख्सियतों पर, उन तमाम महत्वपूर्ण लोगों पर के जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स पर, कि उनकी जिंदगी में कब कौन सा ऐसा मोड़ आया कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिन जिन लोगों के बारे में आप सुनते जानते हैं, चाहे वो राजनीति में हो या वो अर्थव्यवस्था में हो, उद्योग में हो, चिकित्सा में हो, कानून में हो, उनके जीवन को बदलने वाले मोड़ कौन से थे, उनको जीवन को बदलने वाले बिंदु कैसे थे, क्योंकि कोविड एक टर्निंग पॉइंट है हर तरह से पूरी दुनिया के लिए, उस पॉलिसी मेकिंग में, इकोनॉमी में, लाइफ में। तो हमने जानने की कोशिश की कि पॉजिटिव साइड में साल का समापन इसके साथ हो कि हम जान सकें कि देश के जो प्रमुख लोग हैं उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ से आया और जहां से सारी चीजें बदल गई। इस हम्म। बार का अंक उस पर केंद्रित और ये विशेष अंक है। आगे बढ़ते हैं, मौजूदा अर्थात हंगामा है, यूं बरपा। क्यों बरपा का आप जवाब ढूंढ लाए हैं, यूं बरपा हाँ। हंगामा। और अर्थात मैं पढ़ रहा था तो जिस बाजार में एकाधिकारवाद की बात हम कई समय से, लंबे समय से करते आए हैं, और यूएस के कोर्ट में बहुत लंबी एक बहस चल रही है एकाधिकार पर, और इन सब चीजों को समेटते हुए भारत कहाँ खड़ा है और भारत में चीजें जाएंगी कहाँ। और हाल फिलहाल के घटनाक्रम देखें, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो भारत के जो सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो किस तरह से विज्ञापन देकर, प्रेस रिलीज जारी करके या तमाम दूसरे उपक्रमों से ये बताते हैं कि साहब हम आपके हितैषी हैं। क्या है अंशुमान? आज की चर्चा मुझे लगता है कि सबसे संवेदनशील और सबसे गंभीर चर्चा है। अर्थव्यवस्था के विषय वैसे भी संवेदनशील और बहुआयामी होते हैं, पर कुछ संयोग कहें या ना, ये कुछ इस तरीके का क्रम कहें कि हम जब 2020 के आखिरी अर्थात में चर्चा कर रहे हैं, इस साल का अर्थात का आखिरी अंक है कोविड के इस दौर में, तब हम एक बेहद नाजुक और बेहद संवेदनशील बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं और इस साल का समापन उस बेहद नाजुक बिंदु पर हो रहा है जिसे संभालना और समझना हमारे लिए
सामान्य लोगों के लिए उपभोक्ताओं के लिए, निवेशकों के लिए, सरकार के नीति निर्माताओं के लिए, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का वो कोना है जहां से वो हंगामा निकल रहा है, जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। और इसे हम ऐसे इसके पीछे एक छोटी सी ताजा कहानी है जो हमने देखी कि अभी हम सब लोगों ने अमेरिका में गूगल और फेसबुक के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू होने की बात सुनी। हम उस पर एक बार अपने अर्थात में चर्चा भी कर चुके हैं शायद, और अर्थात की प्लेलिस्ट में वो एपिसोड होगा भी जिस पर हमने चर्चा की थी, और हमने बताया था कि कैसे जब भारत में कई क्षेत्रों में एकाधिकार और मोनोपोलीज निकल रही हैं, तब अमेरिका के कानून निर्माता अपनी सबसे बड़ी सफलता कथाओं को, गूगल और फेसबुक अमेरिका की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनकी मोनोपोली को तोड़ने में की तैयारी कर रहे हैं। और वैसा ही हुआ इसी बीते सप्ताह, बीते पखवाड़े में, जब भारत में किसान दिल्ली के बॉर्डर की सीमाओं पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे थे, उस समय अमेरिका में फेसबुक और गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट लॉ की कार्रवाई शुरू हुई। वो कार्रवाई यानी कि प्रतिस्पर्धा को उन पर ये पाया गया कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा तोड़ी है, बाजार में मोनोपोलीज बनाई हैं, एकाधिकार बनाए हैं, और अब उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। और जो ताजा सूचना ये है कि फेसबुक और गूगल मिलकर अभी मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुकदमा है, और अगर इसका नतीजा इनके अगेंस्ट में गया तो ये कंपनियां 2-3 हिस्सों में बढ़ सकती हैं, फेसबुक और गूगल। तो 2018 की बात है ये दिलचस्प किस्सा है, और लोग जब इसको सुनने के बाद गूगल पे ढूंढेंगे तो शायद उनको मिल जाएगा कि ये 2018 के आसपास की बात है कि जब अमेरिकी कांग्रेस ने सुंदर पिचाई को, जो गूगल के प्रमुख हैं, उनसे पूछताछ शुरू की थी उन सारे आरोपों के आधार पर कि उन्होंने कैसे गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण किया, कैसे गूगल अलग अलग तरीकों से बाजार में एकाधिकार लाता है, दूसरी कंपनियों को रोकता है, अपने विज्ञापन की नीतियों से उन्हें बांधता है। उस पर उस समय एक फोटो और वीडियो बाहर लोगों के बीच में जारी हुआ। अरे बड़ी मजेदार फोटो थी वो। हाँ, और वो फोटो और वीडियो लोगों के बीच में जारी हुआ। थोड़े समय तक तो लोगों को समझ में नहीं आया। उस फोटो में ये था कि सुंदर पिचाई के ठीक पीछे तीसरी किस्त में अंकल पेनीबैग बैठे हुए थे। अंकल पेनीबैग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने वो मशहूर मोनोपोली गेम देखा होगा, जिसको हम लोग व्यापारी कहते हैं। हाँ, जिसको हम भारत में व्यापारी कहते, तो मशहूर जो मोनोपोली गेम था, जो और जिसके पीछे इतिहास ये है कि वो महामंदी के दौरान सबसे ज्यादा खेला गया गेम था। और अभी भी कोई बता रहा था कि शायद इस दौरान भी मोनोपोली गेम में काफी लोगों ने हाँ, इस मंदी के दौरान। तो उसके जो प्रतीक पुरुष है ना, वो एक रिच अंकल पेनीबैग हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ा सा टोप है, बो लगाए रहते हैं। अरे वो बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है, मतलब वो उसने वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट एक जो आइकॉनिक इमेज है, गोल चश्मा और वो टोपी जो आप कब्स लगाते थे 50-40 के दशक में लगाते थे, और मूछें भी एकदम सेट वाली वैसी, और वो लगातार कैमरे में देखे हंस रहा है वो। हाँ, तो वो जो मुच्छड़ पेनीबैग अंकल हैं, जो मोनोपोली के प्रतीक पुरुष हैं, उनकी वेशभूषा में एक आदमी सुंदर पिचाई के ठीक पीछे उस अमेरिकन कांग्रेस की जो हियरिंग चल रही थी या जो इंटरोगेशन चल रहा था, उसके पीछे बैठा हुआ था, तीसरी लाइन में। अब वो फोटो, अच्छा, और कई अलग अलग सुनवाइयों की फोटो निकल कर आई। बहुत सारे लोगों को लगा कि कुछ फोटोशॉप कला है इसमें। किसी ने इस फोटो को रिलीज करने से पहले, वीडियो को रिलीज करने से पहले वो अंकल पेनीबैग को पीछे बिठा दिया है, क्योंकि अंकल पेनीबैग को पूरी दुनिया में और खासतौर से पश्चिमी अर्थव्यवस्था में मोनोपोली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद लोगों को ये पता चला कि ये वास्तव में मोनोपोली मैन थे, अमेरिका के एक एक्टिविस्ट लॉयर थे, जो लगातार उस सारी सुनवाइयों में, चाहे वो फेसबुक के प्रमुख के साथ सुनवाई हुई हो या गूगल के प्रमुख के साथ सुनवाई हुई हो, तो वो जो ग्रीडी मोनोपोली मैन है, उसके अटायर में, उसके पूरे मेकअप में उसके पीछे बैठे थे। और वो वीडियो देखे तो दिखाई पड़ता है कि कभी वो अपना लेंस निकाल लेते हैं, कभी वो हाथ में नकली डॉलर्स निकाल लेते हैं। दरअसल वो लगातार अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में प्रतीकात्मक रूप से, विरोध की दृष्टि से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाजार का एक विद्रूप चेहरा भी है, बाजार का एक मोनोपोलिस्टिक चेहरा भी है, बाजार का एक ऐसा चेहरा भी है जो हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। और वो चेहरा लोगों के दिमाग में उस फोटो के जरिए बार बार आ रहा था। और वो एक एक्टिविस्ट थे, वो एक आंदोलनकारी थे, एक वकील हैं जिन्होंने, तो
जब बीते सप्ताह अमेरिका ने फेसबुक और गूगल पर फाइनली एंटी ट्रस्ट कानून की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया, कुछ संयोग था कि उसी दौरान भारत में भी यह बहस चल रही थी कि सरकार के फैसलों के पीछे, सरकार के कई सारे फैसलों के पीछे क्या कुछ कॉर्पोरेट हैं, कोई मुच्छड़मैन है, कोई मोनोपोली मुच्छड़ व्यक्ति है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये बहस बड़े पैमाने पर भारत में अलग-अलग क्षेत्रों से शुरू हुई और ये बहस हमारे लिए, भारत के लिए ये बहस या इस तरीके के सवाल बेहद संवेदनशील और गहरे हैं, जिन्हें हमें समझना जरूरी है। उसकी वजह यह है सिद्धांत कि उदारीकरण और मुक्त बाजार ने भारत में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। यानी फ्री मार्केट और लिबरलाइजेशन भारत की प्रगति का 1991 से लेकर और आज तक की प्रगति का बुनियादी आधार रहे हैं। जितनी नौकरियां निजी क्षेत्र ने दी, जितनी सुविधाएं निजी क्षेत्र ने दी, जितनी सेवाएं निजी क्षेत्र ने दी, वो भारत के विकास में, जीडीपी में और भारत को की अर्थव्यवस्था को इसको दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद भी लोगों को अगर उदारीकरण, निजीकरण और मुक्त बाजार पर शक होता है, सवाल उठते हैं उनके दिमाग में तो हमें इसकी पड़ताल की जरूरत पड़ती है। हमें यह समझना पड़ता है कि आखिर इसके सबके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारों ने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा गुना बाजार ने लोगों को दिया। उसके बाद भी लोगों को अगर बाजार पर शक शुबा है, सवाल उठते हैं, उनको लगता है कि सरकार के फैसले के पीछे कोई कॉर्पोरेट है, सरकार के फैसले के पीछे कोई रिच अंकल पेनीबैग है, कोई मुच्छड़मैन है, तो हमें इसकी पड़ताल करने की जरूरत जान पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये वही उदारीकरण है, आपके शब्दों में ही बात करें तो जिसने सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। हाँ, तो तब भी उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो क्या सवाल हैं, दिक्कतें क्या हैं उदारीकरण की, फ्री मार्केट की? हाँ, और इस फ्री मार्केट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो गरीबी को नापने का सबसे नया पैमाना है, जिसमें कि हम गरीबी के सारे आयामों को नापते हैं, भारत की तस्वीर पिछले 25 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर दुनिया में सबसे अच्छी पाई गई। दुनिया में सबसे तेज गति से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करने में, ये यूएनडीपी का पैमाना है, उसको कम करने में भारत सबसे ज्यादा सफल रहा और उस सफलता का मुख्य श्रेय उस उदारीकरण, उस निजीकरण, उस बाजारीकरण, उन निजी कंपनियों को, निवेश को जाता है। उसके बाद भी अगर लोगों को ये लगता है कि सरकार फैसले ले रही है और वो किसी कॉर्पोरेट के हित में है, सरकार निजीकरण कर रही है और वो निजी कंपनियों के हाथ में अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सौंप रही है, तो समझना जरूरी है। ये शक कहीं ना कहीं बेवजह नहीं लगता, इसकी वजह समझना जरूरी है। बाजार पर भरोसा दो ही वजह से बनता है, मुक्त बाजार पर, और ये हमारा तजुर्बा बताता है पूरी दुनिया में, खासतौर से 80 के बाद के दशक में जब दुनिया में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, बाजार पर भरोसा दो वजह से बनता है। पहला वजह यह है कि बाजार हमें रोजगार के अवसर देता है या हमें कमाई बढ़ाने के या आय बढ़ाने के अवसर देता है, हमारी क्षमता के आधार पर और हमारी प्रतिभा के आधार पर। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि बाजार हमें हमारे उत्पादन का सही मूल्य देता है, हमारे श्रम का सही मूल्य देता है। पूंजीवाद की जो भी आधुनिक अवधारणाएं हैं वो इन्हीं दो वजहों से दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, सैद्धांतिक बहसों में ना भी जाएं तो कैपिटलिज्म को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि एक, वहां फ्री मार्केट आपको एम्प्लॉयमेंट देता है आपकी क्षमता के आधार पर, आपकी इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देता है, और दूसरा आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्शन का, आपके लेबर का आपको सही मूल्य देता है। इस बाजार में सरकार की भूमिका संकटों का समाधान करने की होती है। जब कोई क्राइसिस आए, जब कोई संतुलन बिगड़े बाजार और लोगों के बीच में, व्यवस्था के बीच में, तो सरकार बीच में आए और उस संतुलन को ठीक करे। बाजार ये जो सब देता है इसके बदले वो अपनी कीमत वसूलता है। वो कीमत है कंपनियों के मुनाफे, फायदे, और वो फायदे और मुनाफे वापस प्लाउबैक होकर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाते हैं। और सरकार इस पूरी व्यवस्था से टैक्स वसूलती है जिससे कि वो अपना काम करती है, और उस टैक्स वसूलने के बदले सरकार बाजार में संतुलन स्थापित करती। ये एक सामान्य समझ है जो बाजार और मुक्त बाजार और लोगों के बीच बनी होती है। पर यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि इस सारी व्यवस्था में, इस बहुत अच्छे माहौल में, कि एकदम बेहतर चलता हुआ माहौल है जिसमें कि संतुलन बना हुआ है, सिस्टम बहुत अच्छा दिखता है दूर से, सिस्टम बहुत अच्छा, ये चलता हुआ माहौल है, इसमें एक बना हुआ है कि अगर मेरी क्षमता
x रुपीस का काम करने की है और मैं थोड़ी अपनी क्षमता बढ़ा लेता हूं तो मुझे 2x पैसा मिलने लगता है। मार्केट के का डिमांड सप्लाई है। और इसी तरीके से लोग पढ़ते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा इनोवेशन करते हैं। आप अगर बिस्किट में चॉकलेट लगा देते हैं तो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। आप सामान्य बिस्किट को अगर 5 रुपए में बेचते हैं तो चॉकलेट लगा हुआ बिस्किट 10 रुपए में बेचते हैं। और ये वो वैल्यू एडिशन है, वो आपकी ज्यादा मेहनत है जिसको बाजार रिवार्ड देता है, पैसा देता है। लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहता है। अचानक क्या होता है, अचानक एक बड़ा खलनायक आता है बीच में, जिसको हम मंदी कहते हैं, जिसको हम रिसेशन कहते हैं। जब वो आता है, मंदी बाजार के सबसे बुरे दिनों का नाम है। रिसेशन या डिफ्लेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन, और उसमें भी खासतौर पर गहरे और गंभीर स्लो डाउन, बाजार के सबसे बुरे दिनों का नाम है। ऐसी परिस्थिति में बाजार अचानक खलनायक बन जाता है। जो इतना अच्छा काम कर रहा था, जो इतना अच्छा काम कर रहा था कि अपने बेहतर दिनों में लोग सरकारों से अपेक्षा ही नहीं करते थे, बाजार से अपेक्षा करते थे। हम सामान बनाएंगे, बाजार में बिक जाएगा। हम आज ये नौकरी छोड़ेंगे तो कल हमको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी प्रतिभा के लिए दूसरा आदमी हम इस कंपनी से बेहतर पैसा देने को तैयार है। और इसी तरीके से लोगों के ग्रोथ प्रोफाइल ग्रो करते हैं। मंदी जब आती है तो नौकरियां खत्म हो जाती हैं, होती हैं, एकदम कर्ज डूबते हैं बड़े पैमाने पर, और यही बाजार सरकार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है राहत मांगने के लिए। और यही हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मार्च से लेकर आज दिसंबर तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि बेल आउट्स दिए जाएं। कभी एविएशन इंडस्ट्री बेल आउट मांगती है, कभी रोड इंडस्ट्री बेल आउट मांगती है, कभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री बेल आउट मांगती है, और बेल आउट दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाजार अचानक लोगों का एक तात्कालिक शत्रु सा बन जाता है। उसे बाजार में अचानक खलनायक दिखने लगता है। उसे ये दिखने लगता है कि अरे ये तो ऐसा फ्री मार्केट है, इस फ्री मार्केट में हमारी नौकरी चली गई, हमारा काम बंद हो गए। उस मंदी के दौरान मतलब एक कैसा पैराडॉक्स, एक तरफ सरकार से भरोसा उठ के बाजार की तरफ जा रहा है, फिर मंदी आ रही है तो बाजार और सरकार, फिर बाजार और लोग फिर सरकार की तरफ देखने लग रहे हैं। हाँ, फिर वापस सरकार। और ये समझना नीति निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है। इस पर और आगे स्पष्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इतिहास में भी होता रहा। तो ऐसी परिस्थिति में मार्केट एक बार अचानक लोगों को डराने लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है, जैसे क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, अचानक पूरे जितने भी उत्पादन के केंद्र थे वहां कंपनियों ने काम बंद कर दिया और कहा जाइए घर वापस, हम पैसे नहीं देंगे। तो वही कंपनी जो पिछले 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से किसी व्यक्ति के जीवन को चला रही थी, उसके जीवन में सारे बेहतरी का स्रोत थी, उसने अचानक मंदी में अपना शटर बंद किया और काम बंद हो गया और नौकरी बंद हो गई, खत्म हो गई। और वो जो फ्री मार्केट, जहां मंदी नाम का एक मेजर डिसरप्शन आता है, और उस मंदी के कारण वो पूरा का पूरा फ्री मार्केट अचानक लोगों की निगाह में खलनायक बन जाता है। समस्या इस समय कहां है? ये जो पूरा गुस्सा, जो शक शुबह है, जो सवाल सरकार के फैसलों के पीछे कंपनियों का हाथ होने, या जो निजीकरण के खिलाफ विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कि भारत में इस समय, थोड़े समय के लिए बाजार खलनायक है, मंदी है, बाजार से मंदी के कारण। और उसकी वजह बाजार की गलती नहीं है, बाजार की कंपनियां खलनायक हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। सरकार पता नहीं किस वजह से, किसी आत्ममुग्धता के कारण या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, उस खलनायक को संकट मोचन बनाकर पेश कर रही है। यानी जो खुद संकट में है, जो खुद क्राइसिस में है, जो नौकरी नहीं दे पा रहा है, जो तनख्वाहें नहीं बढ़ा पा रहा है, जो अपनी कैपेसिटीज कट कर रहा है, जो एक्सपेंशन में निवेश नहीं कर रहा है, उसी मार्केट को सरकार हर चीज का समाधान बनाकर, फ्री मार्केट को, कॉर्पोरेट को समाधान बनाकर पेश कर रही है। यानी कि जो खुद क्राइसिस में है उसे संकट मोचन बना के पेश किया जा रहा है, और लोग इससे बुरी तरह चिढ़ रहे हैं। कैसे मतलब इसको लोन दो, वहां पे ये करो, एमएसएमई को मतलब हमेशा, मतलब कोशिश ये कि जो भी सुधार है, जहां भी कोई जरूरत है, वह प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दिया। जैसे कि हम एग्रीकल्चर के संदर्भ में ही देखें हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण समझें कि पैराडॉक्स कैसे बनता है। भारत में हमने जैसे पिछली बार चर्चा की थी, पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि भारत में कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे हैं और भारत में रिकॉर्ड बेकारी है। जिन तिमाहियों में इंडिया के कॉर्पोरेट्स ने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रॉफिट गेन किया, उस दौरान भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां गई, सबसे ज्यादा लोगों की तनख्वाहें कटी। अब ये बाजार, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल पैराडॉक्स है। इस बीच में सरकार ने क्या किया कि कंपनियों को लेबर रिफॉर्म बताकर कर्मचारियों को निकालने की ताकत से लैस कर दिया। अब ऐसा मौका,
ये लेबर रिफॉर्म बहुत अच्छे रिफॉर्म हो सकते हैं, पर उनकी टाइमिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमेशा रिफॉर्म्स की अपनी एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग सिर्फ क्रिकेट का ही वर्ड नहीं, इकोनॉमी में टाइमिंग से बड़ी कोई चीज नहीं है कि टाइमिंग क्या है। ऐसे मौके पर जब कंपनी मौजूदा कर्मचारियों को नहीं रख पा रही है, उसे निकाल रही है, उनकी तनख्वाहें काट रही है, तो सरकार एक रिफॉर्म करती है और एक बड़े पैमाने पर घोषणा करती है। हमने इसी लॉकडाउन के बीच में घोषित देखा कि भारत में नए लेबर रिफॉर्म शुरू हो गए। राज्य सरकारों से कहा गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, ये भी चर्चा हुई कि काम के घंटे बढ़ा दिए जाएं, लोगों को ज्यादा समय तक काम करने को दिया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति जो मार्केट को से वैसे ही मार्केट की एक्टिविटीज से, जॉब जाने से, तनख्वाहें कटने से परेशान है, उसके लिए लेबर रिफॉर्म बाजार के प्रति उसके अंदर और ज्यादा चिढ़ पैदा कर देते हैं और ज्यादा ज्यादा विरोध पैदा करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, किसानों को इस समय मंदी में, जबकि उनकी बाकी आय जो बाहर से उनके घर के लोग बाहर काम करते हैं और वो सारे काम बंद हो चुके हैं, माइग्रेंट लेबर्स गांव में जाकर भर गए हैं। गांव से हम इस पर लगातार चर्चा करते रहे कि कितने पैसे आमतौर पर 5 से 7 हजार रुपए प्रति परिवार शहरों से जाता था, जो शहरों में काम करने वाले लोग थे, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा था। जब उनकी आय घट रही है, बाजार में उन्हें एमएसपी से आधी कीमत हर फसल की मिल रही है, आधी और तिहाई कीमत तब मिल रही, तब सरकार उस बाजार के हवाले एग्रीकल्चर को कर रही जो खुद मंदी का मारा है। जिस मार्केट में फार्मर्स सरकार से लोन ले रहा है और जिस मार्केट में जो फ्री मार्केट या जो ओपन मार्केट अभी फार्मर्स को सही कीमत नहीं दे पा रहा है फसलों की डिमांड और होने के कारण, उसी को सरकार सॉल्यूशन बनाकर पेश कर रही है। दूसरा उदाहरण, निजीकरण में कोई खोट नहीं है, हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। याद, हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी। अब सरकार, दीपम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन में बिड्स मंगा ली हैं, जिस पर हमने चर्चा की थी पहले कि सरकार बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर एसेट्स का मोनेटाइजेशन करने जा रही है, उनसे पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। निजीकरण में कोई निजीकरण में कोई खोट नहीं है। निजीकरण के बिना आप बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों की विनिवेश के बिना सरकार रिसोर्सेज नहीं ला सकती। लेकिन जब चौतरफा बेकारी है और उस समय अगर आप प्राइवेटाइजेशन की कोशिश करते हैं, तो लोगों के अंदर जीविका को लेकर डर पैदा होता है, क्योंकि नौकरियां जा रही, और खासतौर से उस समय जब उनको दिखाई देता है कि कई जगह, कई सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली या डुओपोली या ओलिगोपोली उभर रही है। सिद्धांत, महामारी और महामंदी ये सबसे बड़ी मुसीबतें होती हैं, हमारा इतिहास हमको बताता है। और आमतौर पर जब ये दोनों एक साथ आती है ना, तो दोनों सिस्टम्स, किसी भी व्यवस्था के दोनों सिस्टम्स लड़खड़ा जाते हैं। महामारी हमेशा सरकारों की क्रेडिबिलिटी पर, साख पर भारी पड़ती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार, कितनी भी सक्षम सरकार हो, आप दुनिया की सबसे सफल सरकारों को या सबसे अधिक समृद्ध देशों की सरकारों को देख लीजिए, चाहे वो ब्रिटेन हो या वो अमेरिका हो या जर्मनी हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज की, ओईसीडी कंट्रीज की सरकारें, महामारी से कोई सरकार नहीं निपट सकती, क्योंकि महामारी इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी सरकार की क्षमता से ज्यादा बड़ी हो जाती है। सरकार की क्षमता उसके सामने छोटी पड़ जाती है। और महामंदी बाजार की साख तोड़ देती है। महामारी होती है तो सरकार की साख पर असर पड़ता है, क्योंकि सरकारें अचानक इतने सारे लोगों को बीमारी से नहीं बचा सकती, इतने सारे लोगों को दवा नहीं दे सकती, इतने सारे लोगों को अस्पताल नहीं दे सकती। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्थाओं वाले देश भी कोविड में कोलैप्स कर गए, उनके सिस्टम कोलैप्स कर गए। उनके पास शवों को जलाने की जगह नहीं बची दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का सिस्टम पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं होता। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में सरकारों की साख पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि सरकारों को लोग टैक्स देते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि ऐसी क्राइसिस में हमारी मदद के लिए सामने आए, क्योंकि हम इसलिए टैक्स दे रहे हैं आपको। सरकारों की साख महामारी में बुरी तरह प्रभावित होती, और महामंदी से बाजार की साख टूट जाती है, क्योंकि बाजार में हमारा भरोसा तब तक सीमित है जब तक वो हमारे प्रोडक्ट का सही प्राइस, हमारे लेबर का हमको सही प्राइस दे रहा है और हमारी मेहनत पे हमें सही रोजगार और सही कमाई दे रहा है। अब ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो सिस्टम्स, पूरा का पूरा सिस्टम, एक तरफ मार्केट है और एक तरफ गवर्नमेंट है, यही दो सिस्टम है जिनके बीच में पूरी दुनिया के लोग संतुलित होते हैं और जीते हैं। ये पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। और इसलिए क्या हो रहा है दुनिया में? इसलिए दुनिया की सरकारें कंपनियों को बजट से पैसे दे रही हैं रोजगार बचाने के लिए, जिन पे हम बार बार बात करते हैं, पेचेक प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा वो क्यों कर रही हैं? भारत में सरकार ने क्यों नहीं किया? वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो बाजार की साख बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो कंपनियों को पैसा दे रही है कि नहीं, आप तनख्वाह मत काटिए, आप लोगों को रोजगार से मत निकालिए, आप उनके हाथ में पैसा रखिए, क्योंकि ये जो मार्केट है इसमें ट्रस्ट बना रहे लोगों का।
लोगों का। अगर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया और वो वापस सरकार से वही सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगे जो मार्केट देने लगा है, तो सरकार तो इलाज ही नहीं करवा पा रही, वो नौकरियां कहां से दे देगी, वो रोजगार कहां से दे देगी, वो लोगों की तनख्वाहें कहां से भर्ती देगी। लोगों के हाथ तो में पैसा रहेगा तो कम से कम खर्च करने की तो हाँ, जरूरत। तो इसलिए मार्केट की साख प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेचेक प्रोटेक्शन होते हैं या कंपनियों को दिए जाने वाले पैसे होते हैं, अल्टीमेटली उनकी कोशिशें होती है कि मार्केट की साख प्रोटेक्ट हो। और मार्केट की क्रेडिबिलिटी को या मार्केट की साख को बचाने का सबसे बड़ा जरिया यह है कि बाजार लोगों को जो देता है, बाजार लोगों को रोजगार और कमाई बढ़ाने के जो अवसर देता है, वो मंदी में उन पर होने वाला असर कम से कम किया जा सके। यानी नौकरियां जाए तो कम से कम जाए, तनख्वाहें कटे तो कम से कम कटे। ये कोशिश पूरी दुनिया में पिछले मार्च अप्रैल से चल रही है। इसलिए विकसित देशों की सरकारों ने अपने बजट खोल दिए, कंपनियों से कहा कि आप फर्लों पे रखिए लोगों को, आप उनके आधे तनख्वाहें हमसे लीजिए, आप उनकी तनख्वाहें मत काटिए। ये सारी कोशिश क्यों है? ये सारी कोशिशें सरकार की अपनी साख बचाने की भी है और बाजार की साख बचाने की भी। यहाँ क्योंकि अगर ये विश्वास टूट जाएगा तो चीजें लड़खड़ा जाएंगी। एक दिलचस्प बात हमें इतिहास से समझना जरूरी है। जॉन मेनार्ड केन्ज ने 1930 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी, ठीक ऐसे मौके पर जब महामंदी थी और डिप्रेशन थी, और जो दुविधा हमें सरकार की, भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी सरकार की दिख रही है, वही दुविधा लगभग कुछ हद तक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी 1930 में। जॉन मेनार्ड केन्ज ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को समझना और केन्ज की जो बात है उसे समझना जरूरी है। उसे आप बिल्कुल भारत में एज इट इज उतार सकते हैं, देख सकते हैं जो हो रहा है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को मेनार्ड केन्ज ने लिखा था कि प्रेसिडेंट, आपकी चुनौती दोहरी है। अच्छा, आपकी दो तरीके की चुनौती है। आपकी पहली चुनौती यह है कि आपको इकोनॉमी को मंदी से उबारना है, और दूसरी चुनौती है कि आपको रिफॉर्म करने हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। आपको इकोनॉमी को स्लो डाउन से, रिसेशन से बाहर भी निकालना है, और ऐसे रिफॉर्म भी करने हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है, क्योंकि सुधार भी चाहिए। अब दुविधा क्या है कि मंदी खत्म करने के लिए आपको ऐसा काम करना होगा जिससे तत्काल और तेज नतीजे आना शुरू हों। आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे तत्काल मंदी खत्म हो सके, लोगों की नौकरियां वापस आ सके, लोगों के हाथ में पैसे आ सके, लोगों की तनख्वाहें बढ़ सके। जबकि सुधारों के असर आने में लंबा समय लगता है, क्योंकि आप कोई रिफॉर्म करोगे तो उसके नतीजे आने में 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल लगेगा। तो इसलिए मिस्टर प्रेसिडेंट, सुधारों में जल्दबाजी मंदी से उबरने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। रिसेशन के पीरियड में किए गए रिफॉर्म्स हमेशा रिसेशन बढ़ा देते हैं, और इससे सरकार, ये केन्ज ने लिखा था, इससे सरकार पर लोगों का शक बढ़ता है, सरकार की नीयत पर लोगों का शक बढ़ता है, और इससे लोगों का भरोसा टूटता है। अब ये बहुत नाजुक संतुलन है, जिस नाजुक संतुलन की हम बात कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि तुरंत दवाई देके आराम दो। अभी इस समय लोगों को जॉब चाहिए, इस समय लोगों को उनकी कटी हुई तनख्वाहें वापस चाहिए, इस समय उनको कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं चाहिए। इस समय उन्हें यह चाहिए कि आप कैसे इकोनॉमी को एक गड्ढे में पड़ी उसे उठा के ऊपर ले आई है। तो ये बात केन्ज ने रूजवेल्ट को 1930 में बताई थी, जिसके बाद की सबसे बड़ी मंदी है। लोग ये मानते हैं कि उस महामंदी के बाद की उससे बड़ी मंदी 2020 की मंदी है। तो भारत में जो सरकार के तमाम सलाहकार हैं, वो ये संतुलन मिस कर गए हैं, जो केन्ज ने रूजवेल्ट को सिखाया था कि पहले मंदी से रिकवर कर लीजिए, फिर रिफॉर्म करिए। इसलिए आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की कई सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि जो बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में किए गए रिफॉर्म्स होते हैं, वही सबसे सक्सेसफुल होते हैं। जब इकोनॉमी की ग्रोथ चढ़ रही हो, जब 7%, 8% की ग्रोथ हो, उस समय आप कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करिए, तो अर्थव्यवस्था में उसका झटका सहने की सामर्थ्य होती है। आप एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हो, उसकी सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही हो, वो कमजोर हो, और उसे आप तत्काल ले जाके जिम में खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए कि तुम वेट लिफ्टिंग शुरू कर दो, तो कैसे शुरू करेगा? इकोनॉमी की स्थिति वही होती है। रिफॉर्म एक वेट लिफ्टिंग है। रिफॉर्म ऐसा है जिसको आप लंबे समय तक नतीजों का इंतजार करते हैं। एक चीज हमें समझना पड़ेगा यहाँ इस मुकाम पे आकर जहां हम खड़े हैं, और ये जो पूरा शक कॉर्पोरेट्स को लेकर या कंपनियों को लेकर या रिफॉर्म के पीछे कंपनियां होने और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचने का हो रहा है, ये समझना पड़ेगा कि
हर सुधार सिद्धांत, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है भारत जी। में सुधार में नीति निर्माताओं के लिए, कि हर एक रिफॉर्म 1991 का रिफॉर्म नहीं होता। हर रिफॉर्म को हमें माने कि वो 1991 का रिफॉर्म मूवमेंट है, कि हमने एग्रीकल्चर में कुछ कर दिया या बैंक में कुछ कर दिया या एसएमई में कर दिया, सारे मूवमेंट्स 1991 के रिफॉर्म मूवमेंट्स नहीं होते। जैसे सारे प्रोजेक्ट कंडीशंस ही नहीं है, वो सारे जैसे सारे प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होते। 1991 का रिफॉर्म एक ग्रीनफील्ड रिफॉर्म था, हमारे पास कुछ नहीं था। तब 91 में ना मेट्रो थी, ना इंटरनेट था, ना क्रेडिट कार्ड थे, ना मोबाइल फोन थे। तो वो जो रिफॉर्म था, वो रिफॉर्म एक दूसरी कंडीशन से आया था। 1991 के बाद से 2020 तक आर्थिक सुधारों के नुकसान और फायदों को लेकर जितनी समझ नेताओं में बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, पर लोगों के दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से बनी है। उन्हें पता है कि कौन सा रिफॉर्म उनके लिए अच्छा है और कौन सा रिफॉर्म उनके लिए खराब है। खासतौर से मंदी की परिस्थिति में लोग वही रिफॉर्म स्वीकार कर पाते हैं जिससे उनके जीवन में और उनकी कमाई में ठोस बढ़ोतरी हो सके और तत्काल बढ़ोतरी हो सके, ठोस बेहतरी दिखाई पड़े। इसलिए हमेशा सरकारों को रिसेशन के पीरियड में, आप पूरी दुनिया में इस समय सारी सरकारें देख लीजिए, रिफॉर्म्स के एजेंडे सब जगह रखे हुए हैं प्रधानमंत्रियों की मेज पर। अमेरिका के राष्ट्रपति गए हैं तो व्हाइट हाउस में रिफॉर्म का एजेंडा छोड़ कर गए। बोरिस जॉनसन की नहीं खड़ा कर रहा है किसी को। हाँ, लेकिन हमेशा रिसेशन के पीरियड में रिफॉर्म्स का क्रम ठीक करना जरूरी होता है, उसकी सीक्वेंसिंग सही करनी जरूरी होती है कि किस समय कौन सी जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हमें साल के अंत में समझना जरूरी है, भारत में बाजार और लोगों के रिश्ते या बाजार और कम्युनिटी के रिश्ते बहुत तेजी से बदले हैं। जनवरी 2020 में एडलमैन का एक सर्वे आया था, तब हम कोविड से पहले थे, कोविड नहीं आया था, और वो बहुत मशहूर सर्वे है, बहुत रेपुटेड सर्वे है, जिसको कि हम ग्लोबल ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे कहते हैं। और एडलमैन ने अपने उस सर्वे में बताया था कि भारत दुनिया के उन 28 बड़े बाजारों में पहले नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा लोग, 74% लोग बाजार और कैपिटलिज्म से निराश हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी। दुनिया के 28 बड़े बाजारों में इंडिया में 75% लोग फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म से निराश हैं। अब ये सर्वे तब आया था जब भारत में मंदी आ चुकी थी, लोगों की तनख्वाहों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अगर आप 2016 से देखें, 2016 से और कोविड आने तक, लॉकडाउन तक, भारत में लोगों की आय में बढ़ोतरी न्यूनतम रही, बल्कि नहीं हुई है, घटी है। रोजगार कम हुए थे। हमने देखा 2018 में भारत में बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी। तो ये सर्वे उस दौरान आया था जब कोविड की रिसेशन नहीं थी, पर भारत की में इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल स्लोडाउन या स्ट्रक्चरल मंदी आ चुकी थी, और उसका असर हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं में, लोगों की समझ में मार्केट रिफॉर्म्स के प्रति लोगों की समझ पर दिखाई दे रहा था। और इसलिए उस सर्वे ने पाया कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां 74% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि मार्केट से और फ्री मार्केट से उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते थे। एक महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है, खासतौर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में, क्योंकि हम 2020 के अंत में और अगला नया दशक शुरू हो रहा है, और ये दशक बहुत चुनौती भरा दशक है, जिस पर हम पिछली बार चर्चा भी कर चुके हैं कि भारत के लिए आखिरी 1-2 दशकों में सब कुछ करने का खेल है। अच्छे सुधार हमेशा बाजार को ताकत देते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर सही रिफॉर्म सही समय पर किए जाएं, सही ढंग से किए जाएं, तो मार्केट को ताकत मिलती है, फ्री मार्केट को ताकत मिलती है, जबकि खराब सुधार बाजार से ताकत लेके कुछ लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। जब फ्री मार्केट की पावर लेकर कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, और हमारे पास दोनों तरीके के उदाहरण पूरी दुनिया में उपलब्ध है। हमें मैक्सिको का उदाहरण हमारे पास है, इजिप्ट का उदाहरण हमारे पास है, जहां फ्री मार्केट की ताकत कुछ लोगों के हाथ में चली गई। सिद्धांत, एक बहुत फेमस मूवी थी वॉल स्ट्रीट जी। हाँ, उसका एक कैरेक्टर था गॉर्डन गीको। गॉर्डन गीको को बहुत सारे लोग याद करते हैं, और गॉर्डन गीको ये कहता था कि उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग था कि लालच से बेहतर कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए लालच के लिए लालच से बेहतर कोई दूसरा शब्द नहीं, इसलिए लालच अच्छा है। सरकार को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट रिफॉर्म्स के समय कि रिफॉर्म्स के पीछे कोई गॉर्डन गीको नजर ना आए, और खासतौर से मंदी के दौर में लोगों को यह एहसास ना हो कि वो रिफॉर्म्स के पीछे किसी गार्डन गीको को या किसी ग्रीडी मोनोपोली मैन को देख रहे हैं। 2020 बाजार के प्रति लोगों के भीतर गुस्से से विदा हो रहा है, और भारत के आर्थिक सुधार बेहद संवेदनशील मोड़ पर है।
सबसे महत्वपूर्ण नाजुक भरोसा मैं इसको क्यों कह रहा हूं, और सबसे संवेदनशील बात जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी तक हमने पिछले 25 सालों में इतना ये इस तरीके के सवाल उठते नहीं देखे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, उनके पीछे कॉर्पोरेट्स होने पर सवाल नहीं उठते देखे। उसकी वजह यह है कि सरकार को हर कोशिश से सिद्धांत मुक्त बाजार को, फ्री मार्केट को, लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को लोगों की निगाह में विलन बनने से, खलनायक बनने से रोकना पड़ेगा। सरकार को वो हर कोशिश करनी पड़ेगी कि फ्री मार्केट, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कहीं लोगों के दिमाग में विलेन ना बन जाए, लोगों के दिमाग में खलनायक ना बन जाए। मतलब ये वैसा होता है जैसे कहा जाता है से लाइक यू मीन इट, मतलब हाँ, आप जो कह रहे हैं कि आपके दुश्मन है तो आपके बात का मतलब भी वही निकले, आपकी कारस्तानियों का मतलब भी यही निकले। हाँ, मतलब लोगों के दिमाग में ये ना बैठ जाए कि फ्री मार्केट या लिबरलाइजेशन, और मंदी में इसके बहुत सारे खतरे हैं कि फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, कंपनियां, विदेश से आने वाला निवेश, ट्रेड डील्स, ये सारी चीजें हमारे विरोधी हैं, हमें खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने इनके बहुत अच्छे दौर देखे। उसकी वजह यह समझना जरूरी है कि अगर गुस्साए लोग सरकार तो बदल देते हैं, लोगों को अगर गुस्सा होगा और वो सरकार के खिलाफ वोट कर देंगे, सरकार को हटा देंगे, पर गुस्से में आप बाजार नहीं बदल सकते। बाजार नहीं, किसी भी स्थिति में बाजार, सरकार आप बदल देंगे पर बाजार नहीं बदल देंगे। और अगर मुक्त बाजार पर, फ्री मार्केट पर लोगों का भरोसा टूटा सिद्धांत, तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार, कितनी भी बड़ी सरकार हो, वो फ्री मार्केट का अल्टरनेट नहीं हो सकती। कितनी भी बड़ी क्षमतावान सरकार हो, पर वो इतनी बड़ी आबादी के लिए जितना जो फ्री मार्केट लेकर आता है वो नहीं दे सकती। और इसलिए 2020 में भारत के जो नीति निर्माता हैं, जो 2021 में, उन्हें ये देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि लोगों के जहन में बाजार का, फ्री मार्केट का विश्वास बना रहे। और यही सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे सेंसिटिव मौकों पर, ऐसे संवेदनशील मौकों पर, जब मंदी हो, जब एपिडेमिक हो, तो वो सबसे पहले उस सिस्टम पर भरोसा पैदा करे जिस सिस्टम के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार, काम, उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलता है। और इसलिए हम ये मान रहे हैं कि 2020 का समापन इस बेहद संवेदनशील नाजुक बिंदु के साथ हो रहा है। और अगर ये नहीं संभाला गया और आने वाले समय में सरकार के हर फैसले के पीछे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की भूमिका देखी जाने लगी या निजीकरण के फैसले का विरोध शुरू हो गया, तो हमारे लिए रिफॉर्म्स के अगले फेज तो छोड़ दीजिए, जो पिछले फेज के फायदे हैं उन्हें भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अंशुमन जी, दशक शुरू हो रहा है आज से 5-6 दिनों के अंतराल पे, एक नया दशक शुरू होगा। ये दशक बहुत ज़्यादा उलट बांसियों से भरा रहा। कम से कम 2019 से तो खासकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने खोल कर बोला कि साहब हम मंदी में, साहब हमको दिक्कत हो रही है। इसके लिए कई सारे उदाहरण हैं हमारे पास। फिर भी एक सवाल अनुत्तरित है कि इन सबके बीच, मतलब अभी खबर आती है कि लोग गांव में कंपनी का सेलफोन टावर बंद करवा देते हैं गुस्सा के। एक बड़ी कंपनी ऐड देती है अखबार में कि साहब हम इसे नहीं है। इन सब के बीच इंडिया का वो मुच्छड़ मस्खरा कौन है, जवाब दे पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि देखिए लोगों के दिमाग लोगों के दिमाग में बहुत सारे भय हैं। हमेशा जब जॉब नहीं होते, जब रोजगार नहीं होते हैं, जब आपकी जीविका पर संकट होता है, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं होती, बहुत सारे भय होते हैं। और उसके बाद वो पैराडॉक्स निकलते देखते हैं। उनको देखता है कि भारत की इकोनॉमी -24% में और स्टॉक मार्केट +22% में है। तो ये पैराडॉक्स संभाल पाना, और इस पैराडॉक्स को, और आप लोगों को अपनी अपनी व्याख्याओं से नहीं रोक सकते लोकतंत्र में। हर व्यक्ति फैसले की अपनी व्याख्या करता अपने अनुभव के आधार पर, उसका अपना अनुभव क्या है। और इसलिए उसे किसी भी फैसले के पीछे कोई भी षड्यंत्र, कोई भी कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे सकती। इसलिए ज्यादा जरूरी होता है, जो बात जॉन मेनार्ड केनेडी ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखी थी, मुझे लगता है कि वो बात दुनिया के हर राजनेता के लिए, हर प्रधानमंत्री के लिए, हर राष्ट्रपति के लिए ये समझना जरूरी होता है कि मंदी और रिफॉर्म, रिसेशन और रिफॉर्म का बैलेंस क्या है। तो डेलिकेट बैलेंस अगर कहीं मिस होता है और हम उसी से इलाज कराने की कोशिश करते हैं जो दर्द दे रहा है, तो चीजें बिगड़ सकती हैं और अविश्वास बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है इस समय की ये धारणाएं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये आशंकाएं रोकी जाएं कि नहीं, इंडिया का फ्री मार्केट फेल हो गया, इंडिया का रिफॉर्म फेल हो गया, इंडिया में सारे फैसले कुछ कंपनियों के हक में होते हैं। ये धारणाएं बनना भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल डिकेड में प्रवेश कर रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में इस मंदी से उबरते हमको 2024-2025 आ जाए। हमें जिस तरीके की
जिस तरीके की आर्थिक विकास दर हमें चाहिए अगले अगले 10 सालों में, वो हमें सिवा प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के बिना बिना और प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी के नए रिलेशंस के बिना नहीं मिलेगी। अभी हाल में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने ये सिखाया दुनिया की सरकारों को कि कोविड के बाद कारपोरेट और कम्युनिटी के डिफरेंट तरीके के रिलेशंस का दौर आ गया है। एक नए तरीके के रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे कोविड के बाद कारपोरेट और कम्युनिटी के बीच, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, और कोविड के बाद वो आर्थिक असमानताएं दुनिया में कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ेंगी। उसमें हमें एक नए तरीके का रिश्ता, और कॉर्पोरेट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि एक बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें कम्युनिटीज के साथ एक डिफरेंट तरीके के रिश्ते बनाने पड़ेंगे। वो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए जिस ट्रस्ट के सहारे हमने 1991 से कंसिस्टेंटली रिफॉर्म किए हैं। और भारत के हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी न किसी प्राइवेट कंपनी ने उसकी जिंदगी को बदलने में, प्राइवेट सेक्टर ने, मुक्त बाजार ने उसकी जिंदगी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी, आगे बढ़ने से पहले अंशुमान जी 2-3 सवाल हैं पिछले एपिसोड पे, हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे। पहला सवाल केशु मालवीय पूछ रहे हैं कि सर, इज देयर एनी वे गवर्नमेंट्स कैन कीप अ चेक ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी? No, there are 3-4 major things through which government can control cost, can reduce cost of living. First thing is that taxation, direct taxation, especially the indirect taxation. Direct taxation affects very limited people, people who pay income tax, but indirect taxation is massive. It is broad based. So if you cut the effective tax rates on essential services, essential goods, especially like fuel, power, and those things which can create a indirect inflation and cascading effect, then you can definitely reduce the cost of living. Also reducing the cost of other services like healthcare, like education, like water, like infrastructure. If you reduce the cost of that, and that can only come when the government will have to will do something to restructure themselves. सरकार अपनी साइज अगर छोटी नहीं करेगी, सरकार के खर्चे कम नहीं होंगे, तो सरकारें टैक्स बढ़ाती चली जाएंगी। तो ये एक विशेष साइकिल है, और बहुत सारे तरीके हैं। और पूरी दुनिया के वो देश किया ही है उन्होंने ऐसा, हाँ किया, और पूरी दुनिया के वो देश जिन्होंने तेज प्रगति हासिल की है, उन्होंने अपने यहाँ इन्फ्लेशन कम रखी है, 1%, 2%, 2.5% रखी है, और लोगों की जिंदगी की जो बुनियादी लागतें हैं उनको कम रखा है। अगला सवाल कपिल लंजेवास का है कि व्हाट वर्स्ट कुड हैपन इफ गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू रिलैक्स द टैक्स कलेक्शन इन ऑर्डर टू एम्पावर द परचेजिंग पावर? सबसे बुरा क्या होगा? Nothing worse than what we are facing right now. We are seeing a fiscal deficit reaching 10%, 11% of the GDP. Government is getting loan from BRICS Bank to finance Manrega. So cutting even in the given situation, if your economic growth rate is in the -6%, 7%, your tax collection is not rising at all because there's no consumption. Production is not increasing. और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो अच्छा ही है। बस, तो अगर आप इस समय कट करेंगे टैक्स रेट, आप सेलेक्टिवली टैक्स रेट कम करेंगे, तो लोगों को कम से कम थोड़ी चीजें सस्ती मिलेंगी, एंड दे कैन सेव सम मनी फ्रॉम द पेट्रोल एंड इन्वेस्ट फ्रॉम देयर एल्स। कि मान लीजिए पेट्रोल का बिल अगर उनका 1,000 रुपए महीने का कम हो जाएगा, तो 1,000 रुपए का कपड़ा खरीदने जा सकेंगे। तो वो डिमांड जनरेट करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा ये कोशिश करते, सब इससे ज्यादा वर्ष क्या होगा? हमारे पास फिस्कल डेफिसिट ऑल टाइम हाई है, गवर्नमेंट की बोरोइंग ऑल टाइम हाई है, रेवेन्यूज का कलेक्शन ऑल टाइम लो है। तो इससे ज्यादा वर्ष क्या होगा? अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो डिमांड साइड से ही कुछ करना पड़ेगा, और डिमांड साइड तो यही कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करिए, उनके हाथ में ज्यादा पैसा छोड़िए जिससे वो ज्यादा चीजें खर्च कर सके। इससे बुरा तो कुछ नहीं, वो अच्छा ही होना है, जो बुरा चल ही रहा है। शिवशंकर का एक क्वेश्चन है, मतलब इसको कई सब मौकों पे हम लोग इसका जवाब दे भी चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब कंपनियां अपने वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं, पेज में कट कर रही हैं, तो क्या अभी भी क्या ऐसा कोई समाधान बचा है कि भविष्य में बेरोजगार वर्ग के लिए थोड़ा सा रोजगार के साधन जनरेट हो, मददगार नियम हो, कुछ कायदे की बात बने? ये अलग से चर्चा का विषय है। हम नए
साल में रोजगार पे फिर से चर्चा करेंगे, खासतौर से जरूर। बजट से पहले हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का जो बदला हुआ सिनेरियो पिछले क्वार्टर का रहा है, क्वार्टर पहले हमने चर्चा की थी, लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बहुत ब्लीक है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और वो बहुत ही आयामों से अंधेरा है। मतलब उसमें केवल अंधेरा यही नहीं है कि रोजगार के अवसर नहीं है, उसमें वेतन की दृष्टि से अंधेरा है, मिनिमम वेजेस की दृष्टि से अंधेरा जो ग्रोथ, पहली चीज तो ये कि 2016-17 के बाद से भारत में लोगों की कमाई शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह नहीं बढ़ी और जो उन्होंने थोड़ी बहुत सामान्य बढ़ोतरी अर्जित भी की थी वो सब खत्म हो गई क्योंकि उनकी सैलरीज कट होके पिछले लेवल पर चली गई। अब उनकी अगली ग्रोथ तो वहां से शुरू होगी जहां वो 25% नीचे नीचे आकर खड़े हो गए हैं। तो जॉब्स के मामले में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो सरकार की स्कीमों के लेवल पर देख लें या प्राइवेट सेक्टर की स्कीमों के लेवल पर देख लें। और कोविड ने बहुत सारी और आदतें भी कंपनियों को बताई हैं, सिखाई हैं कि कैसे आप कर्मचारियों की संख्या कम करके भी बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो जॉब्स को लेकर सिनेरियो चिंता पैदा बहुत करता है अंधेरे में है अभी। और बहुत अंधेरे में है। इस पर हम विस्तार से कुछ नए इनपुट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो हम विस्तार से जॉब्स पे एक बार फिर चर्चा करेंगे कि रोजगार का नए दशक में या पूरे इस दशक में या अगले 5 सालों में क्या फ्यूचर दिखाई देता है। अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप लोग सब लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब तो कमेंट में लोग हम लोगों को भी देखने के लिए और पढ़ने के लिए किताबों और सीरीज का रिकमेंडेशन देने लगे हैं शुभन जी। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है और हाँ बहुत सारे लोग उन किताबों के टाइटल कवर ढूंढ के शेयर भी करने लगे हैं जिनका हम हाँ, जिक्र कर रहे हैं। लोग और वो मांगना बताते हैं लोग कि पढ़ी हमने या नहीं पढ़ी या कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा हाँ, लगा, वो हाँ बताते हैं। और लोग ये भी मांगते हैं कि उन किताबों के लिंक या उन किताबों के कवर शेयर किए जाएं जो हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन बहुत सारे उत्साही लोग किताब ढूंढ लेते हैं। एम्प्टी प्लैनेट का हमने जिक्र किया तो लोगों ने एम्प्टी प्लैनेट को ढूंढ के उसका कवर शेयर भी किया कि ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। नहीं नहीं, कवर शेयर और करना भी हम लोग कुछ होगा तो आगे करेंगे भी। हम शुरू आ, करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश करेंगे पक्की कि कवर और किताबों और फिल्मों पे जो बातचीत की जा रही है उसके पोस्टर, जी। कवर और लेखकों के बारे में कभी कभी बात कर ली जाए। अभी क्या पढ़ना लिखना देखना हो रहा है। एक बड़ी दिलचस्प किताब है, छोटी सी किताब है जिसको अभी हमने पढ़ के अच्छा। खत्म किया है इनोवेशंस पे। उस किताब का नाम है बायोमिमिक्री। अच्छा। वो ऐसी किताब है, ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो बायोलॉजी से, जो नेचर से इन्फ्लुएंस होके आई हैं। अच्छा। नेचर को देखकर, नेचर के काम करने के तरीकों को देखकर, पेड़ पौधों, जानवरों, फ्लोरा एंड फोना जिस तरह से काम करता है उसके तरीकों को देखकर आगे टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की गई। और इसके बहुत सारे आपको उदाहरण यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि किसी पशु से, किसी पक्षी से, किसी पौधे से। तो दिलचस्प छोटी सी किताब है बायोमिमिक्री, नई दाविंची टेक्नोलॉजीज का तो पर बड़ा जो। जिक्र होगा उसमें। हाँ और वो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है उसमें, बहुत सारी सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जो है। और एक और दूसरी किताब जो हमने पढ़ी वो चाइना में इनोवेशन पे है, क्रिएटेड इन चाइना। हम अक्सर ये मानते हैं, जानते रहे हैं या समझते रहे हैं अभी तक कि चाइना में सिर्फ खराब चीजें बनती हैं, घटिया चीजें बनती हैं, कमजोर चीजें। लेकिन चाइना ने पिछले शुरुआत इसी से की थी, शुरुआत सेकेंडरी प्रोडक्शन से, प्रोसेस कॉपी करने से, कॉपीराइट के कानूनों के बीच में जो जो ढोल थे उनका फायदा उठाकर किया था। पर पिछले 10-12-15 साल में चाइना ने इनोवेशन का और नई रिसर्च का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, पेटेंट्स का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अब चाइना की ही अकेले हैं, जिनके पेटेंट केवल चाइना के पास हैं। तो एक किताब है क्रिएटेड इन चाइना, उसको हमने पढ़ के खत्म किया। वो समझना इसलिए जरूरी है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज का स्पेस होगा उसमें में ये देखना, ये समझना कि सारी तकनीकें सिर्फ पश्चिम से निकल कर आएंगी, ऐसा नहीं है। चाइना टेक्नोलॉजी का नया पावर हाउस है जहाँ एशियाटिक पर बहुत रीजन भी सारी नई इसमें बड़ा बड़ा रोल अदा करता हाँ, और चाइना बहुत सारी फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, जैसे 5G देख लीजिए, चाइना ने पहले डेवलप किया, चाइना की कंपनी 5G दुनिया में आगे है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी। तो ये 2 किताबें हमारी ताजी अध्ययन में आज में इस बार थी। है। देखना अपना फिल्म सीरीज कुछ। जी, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स और देखने का समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला क्योंकि हमारा इस बार एनिवर्सरी इशू था। हाँ, तो उसमें उसमें व्यस्तता रही। बहुत सारे पेजेस क्लियर करने में पूरी रात निकल जाती। तो इस बार नेटफ्लिक्स देखने का समय बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स में। अब देखते हैं कि इस सप्ताह के बाद अगर कुछ समय मिलता है तो अगली बार नेटफ्लिक्स को की किसी सीरीज पे जरूर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। बढ़िया। अशोक खेमका पर किताब आई है इसी साल, जस्ट ट्रांसफर्ड। हम्म। तो भवदीप कांग और
नमिता काला ने उनको उसको लिखा है। तो अशोक हम्म, खेमका मतलब जिनको नहीं पता है कि आईएएस ऑफिसर हैं और डीएचएफ डीएलएफ की लैंड डील को रोकने के बाद वो चर्चा में आए हाँ थे। वो आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है और सीधे-सीधे कहा जा रहा था उन्होंने गांधी परिवार से टक्कर ले ली थी इसको लेकर और सीधे कांग्रेस पार्टी से भिड़ गए थे। और अशोक खेमका उन कुछ आईएएस अधिकारियों में से हैं जिनके यहाँ कई-कई बार ट्रांसफर होता रहा है। तो उनके ट्रांसफर की पूरी कहानी जो है, जस्ट ट्रांसफर्ड करके वो किताब है, बहुत शानदार किताब है और पढ़ने लायक है मुझे लगता है। अच्छा और मैं मेरे लिस्ट में बहुत दिन से था कि उसको पढ़ा जाए, उसको पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। फिर मैंने आखिर में करके उसको उठाया, अभी पढ़ना शुरू कर दिया, लगभग वो खात्मे की ओर है अब। और देखने में मैंने 2 चीज़ें देखी। एक फ़िल्म है आपकी नेटफ्लिक्स पे है ब्लैक एंड व्हाइट है वो, देख सकते हैं, मैंक करके नाम है उसका। मतलब उसका स्पेलिंग है MANK, उसको मांक कहें हम्म, कि मैंक कहें, मतलब ये एक उत्तर भारतीय कन्फ्यूज़न है कि उसको क्या हम्म, कहा जाए। तो लेकिन जैसे एक फ़िल्म आई थी आपको सर याद होगा कि सिटीज़न केन 1941 वाली। हाँ तो सिटीज़न केन के राइटर की बायोग्राफ़ी है वो, डेविड फिंचर ने बनाई है। अच्छा हाँ, अच्छा उसके राइटर की बायोग्राफ़ी है कि वो अल्कोहलिक था, पैर टूट गया था और सिटीज़न केन ही लिख रहा था वो। हम्म, और उसको लेकर ही पूरा ऑर्सन वेलेस उसको झगड़ा करता था और ये समय पे पूरी नहीं कर पा रहा था, शराब पी लेता था तमाम चीज़ में। वो बायोग्राफिकल और ब्लैक एंड व्हाइट में है, अच्छी फ़िल्म है। मैं और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक एक शुरू हुआ सीक्वेंस मेरा कि ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं तो वो देखते ही जाएँ। हाँ मैंने उस क्रम में हाँ सिटीज़न केन भी देख डाली दोबारा-तिबारा और एक फ़िल्म बेला तार की है। उसका नाम है मैंने लिखा है यहाँ पे, बेला तार हंगारियन फ़िल्म है, द ट्यूरिन हॉर्स। तो इसका नाम मैंने भी सुना है, इसके रिव्यूज भी पढ़े हैं। हाँ, मतलब वो इसके रिव्यूज 2011 काफ़ी शानदार फ़िल्म है। नीत्ज़े जो फ्रेडरिक नीत्ज़े था जर्मन फिलॉसफर उसका हाँ नर्वस ब्रेकडाउन जैसे हुआ था मतलब उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी मृत्यु जब वो नर्वस ब्रेकडाउन था उसका आखिरी शब्द कहा था गया था कि माँ मैं तो मूर्ख हूँ, मदर आई एम स्टूपिड। हम्म, तो उसको कहा गया था और वो घोड़े को जो चाबुक मारा जाता है हम्म, उससे नीत्ज़े का रिलेशन था उसके मेंटल ब्रेकडाउन का। तो इस फ़िल्म में भी वही सब चीज़ें आती हैं। बिलातार की फ़िल्म में, कमाल की शानदार फ़िल्म। ये भी सर देखनी चाहिए। मैंने किसी ऑनलाइन ये प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है। मैं अच्छा एक समय था कि मैं बहुत फ़िल्में देखता था, तो वो हार्ड डिस्क पे मेरे पास बहुत सारी फ़िल्में पड़ी हुई हैं अभी भी। वो अच्छा डायरेक्टर और कंट्री वाइज़ सरियाई हुई, हम्म। तो मैं उसमें ही कभी-कभी लगा लेता हूँ, तो देखता हूँ। नहीं, इस फ़िल्म के बारे में मैंने सुना है, बेलातार की इस फ़िल्म के बारे में, इस पे काफ़ी चर्चा भी होती होती बहुत, रही है। बहुत, बहुत। इसे हाँ, इसे इसे मँगा के कहीं से देखना पड़ेगा। एकदम, एकदम देखना भी चाहिए। हाँ, जी। तो ये था इस साल का आखिरी अर्थात, कैसा लगा आप सबको? ज़रूर बताइएगा। वीडियो कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सवाल लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, अपनी बातें, अपनी शिकायत सब लिख डालिए। साल बीत गया, बहुत सारी बातें भी बीत जाती हैं लेकिन नए साल में एक हर साल जैसे 1 जनवरी को होता है अंशुमान जी, इस साल से मैं वज़न कम करूँगा, इस साल से मैं नशा करना छोड़ूँगा, इस साल से मैं किताबें पढ़ूँगा, टाइप के जो हाँ, एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस होते हैं, तो हाँ, उनमें 2-3 न्यू रेज़ोल्यूशंस ये भी जोड़े जा सकते हैं मुझे लगता है अंशुमान जी, कि मैं सरकार से और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछूँगा। मैं ये बहुत ज़रूरी रिज़ॉल्यूशन हाँ, है। और मैं ये सब कुछ देखूँगा, सब कुछ समझूँगा, फैक्ट्स देखूँगा। हाँ, हुँ, तो आप सभी लोगों का, अंशुमान जी आपका भी, दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और बहुत-बहुत धन्यवाद और नए साल की आप सबको मंगल कामनाएँ। आप सब जी, शुक्रिया।